फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पेनिसिलिन के लिए ही दूसरे तरीके से लिख रही हूँ, ठीक है। आपने कर रखा है, पेनिसिलिन के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आपने किए हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखिए। An antibiotic an antibiotic antibiotic called wonder drug was used to treat was used to treat the wounded soldiers of of America during World War II. During World War II. War II. ठीक है, ये सुनते के साथ हालांकि बच्चे समझ जाते हैं। नेम द ड्रग name the drug and the scientist who discovered it. पता ही है आपको। The drug is penicillin and the scientist is Alexander Fleming who discovered it. आंसर ऐसे वर्ड टू वर्ड लिखते चलिए। आंसर इज फर्स्ट पार्ट इज पेनिसिलिन। Penicillin is first antibiotic. And then scientist Alexander Fleming चलिए हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस याद भी हो गए होंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आसान सा क्वेश्चन है। गिव एन एग्जाम्पल given give an example to prove that to prove that microbes release gases during मेटाबॉलिज्म। इनका अपना मेटाबॉलिज्म होता है
क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है? एक एग्जांपल देके आपको ये बताना है कि माइक्रोब्स जो हैं वो सही में अपने मेटाबॉलिज्म को जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके बाद क्या उसमें से गैसेस रिलीज होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। मेटाबॉलिज्म, गिव एन एग्जांपल टू प्रूव दैट माइक्रोब्स रिलीज गैसेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, पहले मैं समझा दूं इसका आंसर आपको। देखिए, ब्रेड का आपने एग्जांपल देखा है, ब्रेड आपके घरों में आता होगा रेगुलर, या कई चीजों में आपने देखा होगा, इडली वगैरह जब बनाते हैं घरों में तो उसमें एक प्रॉपर डो फॉर्म होता है। तो वो ये किसकी वजह से हो रहा है? ऑब्वियस है कि अगर किसी चीज में एक प्रॉपर, आपने देखा होगा जैसे ब्रेड का अगर पीस है तो वो कैसा होता है? पोरस होता है। वो पूरा का पूरा कंप्लीटली कैसा होता है? पोरस होता है। तो अगर उसमें से गैस रिलीज नहीं हो रही होती तो क्या वो पोरस होता? नहीं होता, सवाल ही नहीं उठता है। तो आंसर में बस यही छोटी सी बात लिख लीजिए। आंसर इज द बेस्ट एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल of microbes release gases during metabolism during metabolism are the puffed dough, puffed DOUGH and bread। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन जो आप जानते हैं, क्वेश्चंस कुछ थोड़ा सा फेर बदल करके प्रैक्टिस करने के बाद, सारे क्वेश्चंस कवर करने के बाद आज की क्लास में इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीटली फिनिश करते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए नेम द ऑर्गेनिज्म। ये भी अब सुनते के साथ आपको आंसर पता होगा। नेम द ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द used in the DOUGH dough formation इन बेकरी इंडस्ट्री। बेकर्स यीस्ट किसको कहते हैं हम लोग? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को। हम इसको ब्रीवर्स यीस्ट भी बोलते हैं। बेकरी इंडस्ट्री। चलिए आंसर लिख लीजिए, पता ही है आपको। आंसर इज SACCHAROMYCES, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, CEREBISIAE हो गया बस। साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हो गया फिनिश। ठीक है, ये पेज हो गया आपका। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का नाम इधर से हाइड हो जा रहा है, इसको कर लीजिए। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स? लास्ट पोर्शन पे आ गए अब हम लोग। व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स? Next part of question is a farmer is advised to add add a culture of bacterium in the soil before sowing the crop. Name the bacterium. Name the bacterium in the culture next part is how is this bacterium या बैक्टीरिया करेंगे तो आर हो जाएगा, इज है तो बैक्टीरियम, हाउ इज दिस बैक्टीरियम सिंगुलर, बैक्टीरियम useful to the to the crop। हो गया ये? चलिए आंसर लिखिए। पहले मैं समझा देती हूँ इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स? बायो फर्टिलाइजर्स हम किसको बोलते हैं? ठीक है, बायो फर्टिलाइजर तो ठीक है, जो सॉइल के फर्टिलिटी को इनहेंस करने का काम करेगा, दैट आर फर्टिलाइजर्स। सिंथेटिक भी होते हैं, मतलब केमिकल भी होते हैं, और बट हम यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स पूछ रहे हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या हो गए? बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, जो कि सॉइल के न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाने का काम करेंगे। उनको हम टैग दे देंगे कि ये क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब पिछली क्लास में इस क्वेश्चन को मैंने उल्टा करके कराया था। मैंने आपसे पूछा था कि वैसे आपको बैक्टीरिया का नाम बताना है जिसको हम सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, समथिंग कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन था। आपने आंसर लिखा था अजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम। ठीक है, कैसे ये यूजफुल है? लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज दैट हाउ इज दिस बैक्टीरियम यूजफुल टू द क्रॉप? आंसर इज द बैक्टीरियम फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे याद आया यहाँ से। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये ट्री बना दिया है। ठीक है, तो आपको पता है कि नेचर में अगर आप गैसियस कॉम्पोजिशन को देखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज मिलता है। ठीक है, बच्चे बच्चे को पता है ये बात। आप बोलेंगे हाँ हमें भी पता है।
लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे हिडन है, क्या? जब ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है ही तो ये ट्री यहाँ जो अवेलेबल है इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट कंज्यूम कर ले। अब यहाँ पे हम अलग से स्ट्रैटेजी जोड़ देते हैं, किस चीज के लिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये कह रहा है मुझे ये नहीं चाहिए, समझिएगा ध्यान से। ट्री कह रहा है आई कांट कंज्यूम दिस फ्री एलिमेंटल नाइट्रोजन। तो जिसकी वजह से इस ट्री को क्या करना पड़ता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पड़ता है। अगर आपको तब भी समझ नहीं आए, एक और आप अपने डेली लाइफ से छोटा सा एग्जांपल लीजिए। आपके घर में कुछ भी ब्रेड, बिस्किट, चपाती, कुछ भी जो भी आप आटे से बनी चीज खाने का काम करते हैं, तो आप सोच के देखिए, क्या आटे को आप डायरेक्ट खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते, चोकिंग हो जाएगा। आपको पता है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि फूड पाइप और वेंट पाइप आपके बॉडी में होता तो अलग अलग है, बट एपिग्लॉटिस जो है वो एक ही है। एक बार फूड पाइप को बंद करेगा, एक बार वेंट पाइप को, फिर फूड पाइप को, फिर वेंट पाइप को। तो होता क्या है, जब आप उसको, कोई भी पाउडरी चीज जब आपने खा के देखा होगा तो आपने नोटिस करा होगा कुछ टाइम के बाद आपको खांसी आने लगती है, या फिर ऐसा लगेगा कि आपकी सांस रुक जाएगी। रीजन क्या होता है? गलती से थोड़ा सा वो कहाँ चला जाता है? आपके ट्रैकिया में चला जाता है। जो आप ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस कर रहे होते हैं उसके साथ वो इंटरफेयर करता है। इसलिए कभी आपने सुना ही नहीं होगा किसी के मुंह से कि कोई आटे को खा सकता है। दैट्स इम्पॉसिबल, है ना? एक पूरा स्पून भर के भी किसी को आप दे दीजिए तो उसको भी पूरा नहीं खाया जाएगा। तो उसके लिए आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है किसी एडिबल पार्ट, एडिबल जो भी आइटम होता है उसमें आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से इस ट्री के लिए ये नाइट्रोजन क्या हो गया? उसी आटे की तरह ये कुछ नहीं कर सकता इसका। ये साफ साफ यहाँ पे बोल रहा है कांट कंज्यूम दिस नाइट्रोजन। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो रही बात कि आपको इतने एक्सप्लेनेशन के बाद ये पूरे क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए। अब जैसे जैसे पार्ट वाइज पूछा जा रहा है, क्योंकि आपको सीखना ही यही है कि एग्जाम में आपको करना कैसे है। जैसे आपको ना बहुत सारे डाउट्स आते हैं, मान लीजिए आप अपने एग्जाम की शीट देख रहे हैं, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप लिख रहे हैं वहां पे 10 लाइन्स और 10 पॉइंट्स आप लिख रहे हैं, बट टीचर आपको 5 में से 2 मार्क्स दे रहे हैं, या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको हाफ दिया जा रहा है, 1 दिया जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि क्वेश्चन के जितने पार्ट पूछे जा रहे हैं वहां पे उन सारे पार्ट को उतने ही पार्ट में आंसर करके आपको आंसर भी करना होता है। या फिर हो सकता है कि आप एक पार्ट को बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके आ जाते हैं एग्जाम में, बाकी के पार्ट को आप मिसिंग छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको करते हैं हम लोग फटाफट। पहला पार्ट है वाटर बायो फर्टिलाइजर्स, तो हम यही कर लेते हैं पहले। ऐसे कर लेते हैं, पूछा जा रहा है, हेडिंग ही डाल दीजिए बायो फर्टिलाइजर्स की, क्या जा रहा है ना, याद भी हो जाएगा आपको। बायो फर्टिलाइजर्स, अब लिख ही लीजिए आप इसको। बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स, जो मैंने बोला है वही लिखना है आपको, बहुत आसान है। बायो फर्टिलाइजर्स, कोशिश कीजिए साथ के साथ याद भी करते चलें। फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे ऑर्गेनिज्म आ गया बिकॉज हम बायो फर्टिलाइजर लिख रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट enrich the nutrient nutrient quality of the soil, nutrient quality of the soil। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा जा रहा है? हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया ना, व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स आपने बता दिया यहाँ पे, व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज दैट a farmer is advised to add culture of bacterium in the soil before sowing the crop। जब वो क्रॉप्स के सीड को वहां पे लगा रहा होता है, या चावल वगैरह के केस में जैसे छोटे छोटे पार्ट वो हो गए, उखाड़ उखाड़ के प्रॉपर डिस्टेंस पर उनको दोबारा से लगाया जाता है। तो जो भी है उसके पहले उनको क्या बोला जाता है कि आपको इसमें क्या करना है, एक बैक्टीरिया का कल्चर ऐड कर देना है, जिससे कि आपकी फर्टिलिटी जो है वो इनहेंस हो जाएगी इस यहाँ के सॉइल की। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का आंसर लिख लीजिए, जो बैक्टीरियम यहाँ पे पूछा जा रहा है। These bacteria are
सेकंड पार्ट आप लिख रहे हैं, नेम द बैक्टीरिया इन द कल्चर। बैक्टीरिया इन द कल्चर आर, बताइए आपको, एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट पार्ट इज हाउ इज दिस बैक्टीरियम यूजफुल टू द क्रॉप। आंसर इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। कीवर्ड याद रखना है, उसका स्टेटमेंट बनाते रहिए। ठीक है, हम लिख देंगे दिस बैक्टीरियम फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स। थर्ड पार्ट का आंसर कर लीजिए। ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट टू पॉइंट आंसर कीजिए, सवाल ही नहीं उठता, हाफ मार्क्स भी कट होगा आपका। आगे लिख लीजिए, दिस बैक्टीरियम fixes this bacterium fixes atmospheric nitrogen into organic forms which is used by the plants, which is used by the plants, used by the plants as nutrient। चलिए हो गया, लिख लीजिए इसको। देखिए कुछ क्वेश्चंस है जो मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, ठीक है, वो मैंने आपको चैप्टर में कराया हुआ है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन लिखूं डिस्क्राइब द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन सीवेज ट्रीटमेंट, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, मैं एक्सप्लेन भली कर देती हूँ। आपको करना क्या है, अगर आपसे पूछा जाता है, ये हो गया होगा आपका, मैं नेक्स्ट पेज लेती हूँ। देखिए मैंने बोला क्वेश्चन, बोला मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही, आपको मैं समझा रही हूँ बस कि डिस्क्राइब द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट, ये सब वेल नोन क्वेश्चन है, पता है आपको, है ना। चैप्टर में पूरा ये डिटेल में मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा था, उसको आपको कॉपी करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, पहले सीवेज ट्रीटमेंट बता दीजिए और फिर आपको समझाना है यहाँ पे देयर आर बेसिकली टू ट्रीटमेंट, two treatments are involved in sewage treatment. First one is primary treatment। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अभी क्लास ओवर होने के बाद आपके पास टाइम हो, अगर आप नाइट में लेट तक पढ़ते हो तब की बात मैं कर रही हूँ, तब लिख के देख लेंगे, बाद में भूल जाएंगे, मैं ये भी आपको बता देती हूँ। फिर जब एग्जाम में आएगा तो वो याद आएगा, अच्छा मैम ने बोला था मुझे लिखने के लिए। दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से आपके नोट्स कॉपी में है, क्योंकि अगर अभी मैं इसको लिखना स्टार्ट करूँ तो इसमें भी अब मैं लिखूंगी। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, अब मैंने इसको लिखा तो लिखने के साथ साथ मेरी तो आदत है समझाने की, तो फिर वापस जब मैं इसको लिखने लगूंगी तो जैसे क्लास के टाइम में मैंने आपको पूरा टाइम दिया था, इसको समझाने में भी पूरा टाइम मैं दूंगी। रिकॉर्डिंग भी है आपके पास, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे जिसमें मैंने आपको सीवेज ट्रीटमेंट बताया था, है ना, यूट्यूब पर भी है, उसमें भी देख लेंगे। तो ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, तो पहले आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करना पड़ेगा पॉइंट बाय पॉइंट, उसके बाद आपको सेकेंडरी ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन है,
दूसरा क्वेश्चन है, वेल नोन क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, बच्चा जानता है आंख बंद करके, ये मेरे से पूछा जा सकता है ना, होता है ना। तो एक हो गया आपका सीवेज ट्रीटमेंट। दूसरा क्वेश्चन है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन इज दैट बायोगैस प्रोडक्शन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बायोगैस प्रोडक्शन। ये सब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं जो सीधा सीधा आ सकता है। अगर टीचर ज्यादा मेहरबान हुए ना, जिनको आपका पेपर बना के देना है, उनको लगे नहीं हम दे देते हैं बस कुछ भी, तो ऐसे सीधे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज बायोगैस एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड। तो ये सब मैंने आपको बहुत डिटेल में कॉपी में करा रखा है, उसको आप देखेंगे ध्यान से, रिकॉर्डिंग्स में भी आपके पास अवेलेबल होगा, आंसर लिखेंगे जरूर, लिखा हुआ है, मैंने अपने हाथ से लिख के बताया है सब आपको, ठीक है, इसलिए इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और बायो फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने अभी कराई दिया आपको। चलिए कुछ और छोटे क्वेश्चंस करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अगर मैं बोलूं तो फटाफट आपको आंसर पता है, जैसे यहाँ से रिकॉल कर लीजिए। अगर आपसे पूछा गया बेकर यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अगर आपसे पूछा गया ब्रीवर यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ये सब तो जुबान पे रहने वाले क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा भी जाता है, ठीक है, तो इनका आंसर जो है आपको पता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, बट उसके अंदर का जो पार्ट है वो तो मैं करा ही सकती हूँ एटलीस्ट। एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि वाहियात है, काम का है। सवाल तो बनता है कि हम सीवेज वाटर को तब तक ट्रीट करते हैं जब तक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बिल्कुल रिड्यूस ना हो जाए। इसका रीजन क्या है ना। तो हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। वाई इज, तो इससे क्या होगा, जब आप सीवेज ट्रीटमेंट समझा रहे होंगे तो लास्ट के पार्ट में जब आप आइएगा कि बीओडी जब तक रिड्यूस ना हो जाए तब तक उस वाटर को ट्रीट कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, तो वहां पे आप इसको लिख सकते हैं लास्ट पार्ट में, वाई इज सीवेज वाटर, सीवेज वाटर treated until the BOD, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD is reduced। इसको पता है, जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करी जाएगी, जानबूझकर भी ऐसे इसलिए लिखते हैं ताकि हमें ये पता चले कि बच्चे ने पढ़ाई करी है नहीं करी है ना। गिव अ रीजन, गिव अ रीजन। देखिए एक ना मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको यही बात सिखाई थी। देखिए मैंने यहाँ पे ना एक रूम बनाया ए, और मैंने यहाँ पे दूसरा रूम बनाया बी। छोटा बन गया है ना, एक ही साइज का समझिए, ठीक है। एक मैंने ए बनाया है और दूसरा मैंने बी बनाया है, इक्वल साइज के रूम से, इक्वल साइज के, ठीक है। सेकेंड रूम इज बी। तो ए में एक स्टूडेंट बैठा हुआ है और बी में क्या है, भर भर के बिल्कुल 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। कैपेसिटी नहीं थी, कैपेसिटी थी 30 स्टूडेंट्स की, बट 50 को बिठा दिया हमने इसमें जबरदस्ती, बोला नहीं बैठो, आज भर एडजस्ट कर लो। या फिर कोई ऐसे मतलब कुछ कोई ऐसे पर्सन आ गए जिनको सुनना सबको जरूरी था, एचसी वर्मा चले गए आपके स्कूल में, या कोई वैसे पर्सन चले गए, सुनना सारे बच्चों को ये बोल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 50 स्टूडेंट्स बैठ गए। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि रूम नंबर जो ए है इसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी या बी में ज्यादा, आंसर इज ए। क्वेश्चन का फर्क समझिएगा, मैं दोनों क्वेश्चन दो तरीके से बोल रही हूँ। अगर आपसे पूछा गया
कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा किस रूम में है, तो आप बोलेंगे ए में। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि किस रूम का, वर्ड सुनिएगा और समझिएगा ध्यान से, पोल्यूटिंग पोटेंशियल किस, अब ज्यादा बच्चे बैठे हैं, मान लीजिए खा रहे हैं पी रहे हैं कुछ भी छुपा के, चॉकलेट का रैपर फेंक दिया, चिप्स का रैपर फेंक दिया, 50-50 बच्चे बैठे हैं, पीछे डेस्क पे जो बैठे बच्चे क्या कर रहे हैं किसी का ध्यान भी नहीं जाता, अगर हम उस सेंस में लेते हैं इसको, ठीक है, तो एक बच्चे का जो पोल्यूटिंग पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा या 50 बच्चों का ज्यादा होगा? क्वेश्चन उल्टा हो गया ना। पहले मैंने पूछा था ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी किसमें ज्यादा है, द आंसर इज ए। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट which room has the highest polluting potential, then the answer is B। अगर हम ये पूछ रहे हैं कि polluting potential किसका ज्यादा है, then the answer is B। एग्जैक्टली इसी केस को आपको जाके सीधा फोटो कॉपी करके लगा देना है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के केस में। जहां पे जिस जगह में अगर हम पानी के अंदर बात कर रहे हैं, तो जिस वाटर रिजर्वॉयर के अंदर ज्यादा ऑर्गेनिज्म होगा तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगा, और पोल्यूटिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी, या हम इसका उल्टा बोल सकते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल्यूटिंग पोटेंशियल। एक, अब मैं क्वेश्चन नंबर तीसरा मैं पूछ रही हूँ आपसे, एक बच्चे को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए या 50 बच्चे को ज्यादा चाहिए? आप बोलेंगे 50 बच्चे को ज्यादा चाहिए। तो फिर चौथा क्वेश्चन में आपसे पूछ रही हूँ बीओडी किसका ज्यादा है, बीओडी बी का ज्यादा है या बीओडी ए का ज्यादा है? आप बोलेंगे बीओडी बी का ज्यादा है। कहानी क्लियर हो गई। तो जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा पोल्यूटिंग पोटेंशियल, दैट मीन्स कि बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल्यूटिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा नहीं ये क्वेश्चन तो है, हमने इससे कुछ सीखा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि बीओडी को रिड्यूस करते गए हम, करते गए हम, हमने बोला जब तक नहीं होगा रिड्यूस तब तक हम इसको नेचुरल रिजर्वॉयर जो है वाटर का उसके अंदर हम रिलीज करेंगे ही नहीं करेंगे। तो रीजन सबसे बड़ा ये है कि जब बीओडी ज्यादा होगा इसका मतलब इसका पोल्यूटिंग पोटेंशियल ज्यादा है। अभी अगर इसको रिलीज भी किया जाता है नेचुरल वाटर रिजर्वॉयर में, तो ये बाकी लोगों के लिए क्या होगा, डेंजरस होगा, बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो समझ आ गया आपको? अब हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ये केस मैंने आपको तभी एक्सप्लेन किया था, शायद आपके दिमाग से निकल गया और आप भूल गए हो, तो मैंने आपको दोबारा से ये रिपीट कर दिया। नेक्स्ट हम लोग इसका फटाफट क्या करते हैं, आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, द ग्रेटर द बीओडी, द ग्रेटर the BOD of sewage, the greater the BOD of sewage water, more is its polluting potential. More is its polluting potential. Polluting potential. हो गया। अब अगर आपको अपने आंसर को और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, शॉर्टकट में इसके नीचे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे कि आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि BOD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द polluting potential, polluting potential of the sewage water. Sewage water. Water. ठीक है, उतना ज्यादा इसका क्या होगा, पोल्यूटिंग पोटेंशियल होगा।
चलिए ऐसे कर देंगे इसको। हो गया। देन हम यहाँ पे रीजन लिख लेते हैं। ये लिखते के साथ जैसे ही आपने लिखा ना, बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल्यूटिंग पोटेंशियल ऑफ सीवेज वाटर। क्वेश्चन के आंसर को लिखते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम जिस आंसर को लिख रहे हैं एग्जाम के अंदर, उसमें जो आंसर को सबसे ज्यादा वेटेज देने वाला पार्ट है उसको हमें हाईलाइट करना पड़ता है। भले आप ब्लू ही कलर से बॉक्स बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, बट हम शॉर्टकट में अपने आंसर के उस पार्ट को हाईलाइट करते हैं। तरीका होता है लिखने का, ठीक है। तो आपको इससे समझ आ ही गया, तो इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन क्या मतलब, यही हम एक लाइन में लिख रहे हैं लास्ट में। सो द सीवेज वाटर, सो द सीवेज वाटर so the sewage water is treated till its BOD is reduced, its biological oxygen demand is reduced. To reduce the organic matter, the organic matter present in it, present in it। और जब कंप्लीटली देखा जाता है कि ये लीस्ट हो गया, सबसे कम हो गया, उसके बाद इसको क्या किया जाता है, किसी नेचुरल रिजर्वोयर में रिलीज कर दिया जाता है। एक क्वेश्चन कर लीजिए, इसके नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम लोग। हो गया होगा आपका। यहाँ भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए। राइट टू इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स, टू इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB। ठीक है, दो ही लिखना है। पहला लिख लीजिए, फर्स्ट पार्ट इज, क्या करेगा ये, कर्ड का न्यूट्रिएंट क्वालिटी जो है वो इंक्रीज करने का काम करता है, विटामिन B12 ऐड करके। ठीक है, पहला। ये मैं बच्चों को हमेशा मना करती हूँ कि अगर दो पूछा जा रहा है तो ये मत लिखिए कि ये मिल्क को कर्ड में ट्रांसफॉर्म करता है। कई क्वेश्चन तो ऐसा लिख भी देते हैं कि इसको छोड़ के आपको बाकी के दो बेनिफिट्स बताने। ठीक है, वो हर बच्चा जानता है, इसलिए आपको फर्स्ट पॉइंट में लिखना है कि विटामिन B12 कंटेंट बढ़ाता है कर्ड में। दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है कि आपके स्टमक में माइक्रोब्स की ग्रोथ को चेक करने का काम करता है। बस हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, LAB ही लिख लीजिए, बी लिखने का क्या फायदा। LAB improve the nutrient, improve the nutrient
क्वालिटी ऑफ कर्ड बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12, विटामिन B12 कंटेंट। एक ये हो गया, दूसरा छोटा सा ही है। सेकेंड रूल इज LAB also check the growth of disease causing disease causing microbes यहाँ तक हो गया। इधर लिख देती हूँ मैं इन द स्टमक, बस हो गया। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन द स्टमक। कर दीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज given below are a few impurities in urban wastewater, in urban मतलब शहरी, वेस्ट वाटर शहरीकरण को क्या बोलते हैं हम लोग, अर्बनाइजेशन, है ना। वेस्ट वाटर सेलेक्ट टू colloidal impurities, colloidal impurities। अब दिया क्या है आपको, ये देखिए पहले ही बोला जा रहा है कि जो नीचे दिया गया है उसमें से आपको बताना है। गिवन नंबर 1 इज अमोनिया, नंबर 2 इज फीकल मैटर, मतलब एक्सक्रीटा हो गया, दैट इज फीकल मैटर। देन silt, then bacteria, then calcium।
इन सारी चीजों में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कोलोइडल कौन सा है ना, कोलोइडल इम्प्योरिटी। तो इनमें से अगर हम कोलोइडल की बात करें तो एक है आपका फीकल मैटर और दूसरा आपका क्या है, सिल्ट है। ठीक है, आंसर लिख लीजिए। आंसर इज, अगर ऐसा क्वेश्चन आया, जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन प्रिंटेड हो, कुछ और भी ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। उसको लिखने का तरीका ये है, जैसे यहाँ से 5 में से आपसे पूछा जा रहा है, हो सकता है मैं 10 दे दूं यहाँ पे, किस किस नंबर वाले को आप यहाँ पे सही मान रहे हैं, तो नंबर 2, ये नहीं कि अब जो लिख रहे हैं हम उसको नंबर 1 दे दो। पहला आप किसको मान रहे हैं, फीकल मैटर को मान रहे हैं, तो दूसरा नंबर लिखिए यहाँ पे और लिखिए फीकल मैटर, FAECAL, फीकल मैटर। एक्सक्रीटा जो हो गया, दैट इज फीकल मैटर। और नेक्स्ट आप किसको मान रहे हैं यहाँ पे, सिल्ट, सिल्ट इज नंबर 3 एंड SI, थोड़ा हैंग कर रहा है, एंड सिल्ट। हो गया, ये दोनों पहले आपने आंसर में बता दिया है। यहाँ पे एक एडिशनल ऐड करके लिख सकते हैं, आर द colloidal impurities। ये तो बच्चे मोस्टली करते भी है, मैंने देखा है, क्वेश्चन का पार्ट जैसे पूछा जा रहा है वैसे आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, इन अर्बन वेस्ट वाटर, इन अर्बन वेस्ट वाटर। चलिए, हो गया ये। एक क्वेश्चन मिस हो गया हम लोगों से, हालांकि जब आप वो लिखते ना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें आ जाता, फ्लॉक्स का जिक्र कर रही हूँ मैं, समझ ही रहे हैं आप, ठीक है, वो मैं लास्ट क्वेश्चन करा देती हूँ आपको। चलिए, ये लिख लीजिए, हो भी गया होगा, नहीं हुआ होगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिखते रहना, ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, आगे बढ़ रही हूँ मैं। क्वेश्चन इज, नेम 2 groups of organisms, 2 groups of organisms which constitute FLOCS, फ्लॉक्स, है ना, याद आया आपको, जो फ्लॉक्स बनाते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज, राइट देयर इन्फ्लुएंस, राइट देयर इन्फ्लुएंस on the level of BOD during biological treatment of sewage, during biological treatment of sewage। ठीक है, क्वेश्चन है, फ्लॉक्स कौन कौन से ऑर्गेनिज्म मिलके बनाते हैं, आंसर इज बैक्टीरिया प्लस फंजाई।
पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये करते क्या है, ये अचानक से, क्योंकि आपने पढ़ा था ना कि ये करेंगे क्या, जैसे जैसे आप इसका मास बढ़ाएंगे वैसे वैसे वहां पे ये माइक्रोब्स का नंबर वहां पे इंक्रीज हो जाएगा, और ये ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर का पार्ट जो है एफ्लुएंट का उसको ये खुद कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से बीओडी को क्या करेंगे, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के टाइम में लास्ट में ले जाते ये रिड्यूस कर देते हैं। बस इसी को लिखना है। चलिए फटाफट लिखिए। आंसर इज बैक्टीरिया एंड फंजाई। यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, क्या दिक्कत है, स्टोरी बनाने से क्या फायदा है ना। बैक्टीरिया एंड फंजाई constitute mesh-like structure called flocks। खत्म पहला पार्ट, called flocks। called flocks क्या कहते हैं हम लोग इसको, flocks। बस सेकंड पार्ट लिख लेते हैं, ठीक है। अब फ्लॉक्स जब बता ही दिया है तो फिर स्टेटमेंट बनाने का कोई फायदा तो है नहीं। बैक्टीरिया एंड फंजाई विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजम्पशन ऑफ मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सीवेज वाटर, तो सीधा फ्लॉक्स से स्टार्ट करते हैं, समझे आप, ठीक है। फ्लॉक्स कंज्यूम द flocks consume the major part of organic matter, major part of organic matter present in effluent thereby reducing the BOD of the wastewater significantly ड्यूरिंग बायोलॉजिकल और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल क्यों बोला था, ये मैंने क्वेश्चन कराया था आपको ना। बायोलॉजिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बिना हो भी नहीं सकता ये। ड्यूरिंग बायोलॉजिकल और सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। चलिए हो गया ये। बाकी और भी अगर क्वेश्चंस का स्लॉट आपके पास होगा कहीं से अवेलेबल, कहीं से आपने देखा होगा कोई ऐसा क्वेश्चन जो ऐसा लगे आपको कि करने में दिक्कत आ रही है, आप नहीं कर पा रहे, उसको मेरे से पूछ लेंगे नेक्स्ट क्लास में, या कभी भी पूछ सकते हैं। और आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है बिल्कुल। तो ये चैप्टर जो हमने करा है इसमें जितने प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं हमने सब कवर किया है, ठीक है।
और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन के आंसर्स को करना स्टार्ट करेंगे। इसमें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जहां से जितने क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के हो सकते थे मैंने आपको सारे प्रैक्टिस कराए हैं। ठीक है, चलिए लीव करती हूँ मैं।